करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक सफलतम व्यक्तित्व जो हमारे और आपके बीच में से निकल कर आए हैं। चलिए मिलते हैं उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस इंटरव्यू के माध्यम से सफलतम शख्सियत जो आपके और हमारे बीच में से निकले हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे ही सफलतम व्यक्ति, मुकेश जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर राहुल जी? बस बढ़िया एकदम। जी सर, आपके सर जैसा जी एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक। सर जैसा मैंने आपको बताया है कि विशेष रूप से इस इंटरव्यू के माध्यम से इस YouTube चैनल के जरिए हम दर्शकों तक सफलतम शख्सियतों की मानसिकता प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम और आप हमारे जैसे लोगों के बीच में से ही आप जैसे सफलतम व्यक्तित्व निकले हैं, तो आपकी क्या मानसिकता रही होगी। इसी के मुद्दे को लेकर हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर। जी राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये नेक कार्य शुरू किया है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को और ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना करके अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचे हैं, और इसी लक्ष्य के पीछे आपका भी मकसद भी यही है कि आगे जो बच्चे हैं ग्रामीण प्रदेश के हुए, चाहे जो भी दूसरे बच्चे जो कुछ उल्टे सुल्टे काम कर लेते हैं, तो उनको सीख मिले। तो आप इस हमारी शुभकामनाएं हैं आपको सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं अपने जीवन के बारे में शुरू करता हूं तो मैं एकलीनपुरा के पास धोलाई गांव है, जहां पर हमारे गांव में लगभग 250 घरों की बस्ती है। अच्छा। और हाँ, हमारे गांव में ज्यादा संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ तक कि जो दैनिक काम में आने वाले सामान, किराना का सामान भी वहां पर नहीं मिलता है। छोटा सा गांव है, और केवल प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में, प्राइमरी स्कूल है वहां पर। तो इस प्रदेश में हमने अपना जीवन जिया है। और मेरे पिताजी जब 8 साल की उम्र में थे, तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो पिताजी भी बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पिताजी ने भी। 8 साल की उम्र में यदि किसी के पिता का साया उड़ जाता है तो कितने दुखी रहे होंगे। तो उनकी कहानियां हमारे को सुनाते रहते थे, तो हम भी उनसे मोटिवेट होते थे। और हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था, तो मैंने 5वीं तक की पढ़ाई तो हमारे गांव के स्कूल से करी। और स्कूल के साथ साथ गांव में क्या है कि खेती बाड़ी का काम भी होता है, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये नहीं कि केवल बड़ा हो गया तो वो बड़ा ही काम करेगा। गांव में हर व्यक्ति की काम उसके लिए तैयार है। कोई छोटा है तो कुछ नहीं तो गाय भैंसे को बांधना, उसके चारा डालना, या गाय भैंसे को चारा लाना, क्योंकि मम्मी पापा अगर खेती बाड़ी के दूसरे काम कर रहे हैं तो। और ऐसे काम भी हम स्कूल से आने की बात करते थे। और मेरे पिताजी कारीगरी का काम करते थे, मकान वगैरह बनाने के। हाँ, और मम्मी मजदूरी भी करती थी, चट खदानों में पत्थर ठोके हुए हैं। पहले ट्रक आते थे जो लेबर को लेके जाते थे, तो उसमें मम्मी ने चेचर जाकर के और मजदूरी करने जाते थे, जो कि यहाँ अपने गाँव से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो मम्मी पापा चले जाते थे काम पे, और हम 3 भाई बहन थे, तो हम आपस में काम बांटते थे। जैसे स्कूल से आने की बात कि भाई ठीक है, आप जो है पानी ले आना, तो आप जो है झाड़ू लगा देंगे। मम्मी पापा आए तो थोड़ा बहुत काम अपना
अपनी तरफ से कर लेते थे। और उसके साथ साथ हमने पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि समस्याएं जब तक जीवन में नहीं आएगी तो उसका जीने का मजा भी नहीं आता है जी। तो कहते हैं कि गुलाब जो है कांटों में खिलता है, और जिस जी बिल्कुल फूल के अंदर खुशबू सबसे ज्यादा होती है वो गुलाब का फूल है, और वो कांटों में खिलता है। तो जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है तब तक उस जीवन को जीने का मजा भी नहीं है। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अगर हमने सामना नहीं किया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आनंद आता है बिना इसके प्रयास के, तो आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे ना, तब आपको एक एनर्जी मिलेगी आपको कि नहीं यार आपने कुछ किया है। तो उस विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्राइमरी के बाद में मेरा हमारे गांव से 2.5 किलोमीटर एकलिमपुरा है। अच्छा। तो चट्टी से लगा करके 10वीं तक मैंने पढ़ाई वहां से करी। और गरीब स्थिति थी घर में, तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, और केवल एक साइकिल थी जिससे पापा कारीगरी का काम करने जाते थे। तो पापा भी मतलब आपको राहुल जी बताऊं कि आज के उस जीवन को सोचता हूं तो बहुत दुखी होता हूं। पर 40 किलोमीटर पर डे आना जाना, 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर मेरे पापा साइकिल चला करके आना जाना, 20 किलोमीटर जाना और प्लस 20 किलोमीटर आना साइकिल से करते थे। बिल्कुल। तो उनके उस सराहनीय कार्य को और हमारे को उन्होंने किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आए, चाहे पैसे के बारे में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे पढ़ाई में हो, जैसा भी वो उस समय कर पाते थे करते थे, खूब सपोर्ट करते थे। तो फिर हम एकलिमपुरा गए। तो पहले क्या है कि छठी में जाने के बाद ही हमारी इंग्लिश शुरू होती थी। छठी क्लास में हमने इंग्लिश भी बोलना सीखा था। तो सरकारी स्कूल में थे, गांव में भी सरकारी स्कूल था और आगे भी सरकारी स्कूल, और प्राइवेट स्कूल से गिरे क्यों थे, और अपनी इतनी स्थिति भी नहीं थी कि प्राइवेट स्कूल पर जाएं। जी। और उस टाइम पे सरकारी स्कूल में ही दाखिला लिया। वहां पर जाने के बाद मैंने छठी से लगा के और 10वीं की पढ़ाई करी। तो नित्य आप 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर का सफर तय किया करते थे। जी। और 5 किलोमीटर हमारा आना जाना डेली होता था, 2.5 किलोमीटर जाना। और हम लगभग 1.25 घंटा पहले गांव से निकलते थे। जब स्कूल हमारा जैसे 8 बजे का होता था तो 1.25 घंटा पहले निकल जाते थे। और यही नहीं, मतलब बरसात में भी ये कंडीशन थी, सर्दी में भी ये कंडीशन। तो उस हिसाब से हमारे को, और फिर अब तो फिर भी क्या है, रोड बन गई है। एक दो पहले हमारे नाले भी थे पहले। अच्छा। जो मतलब बरसात के जंगल का जो पानी आता है ना, हाँ पुल टाइप, अब तो पुल बन गया है। पहले मतलब जैसे जनरली नाले थे वो, तो कई बार तो वो अगर बारिश तेज हो गई तो हम फंस जाते थे। तो कभी 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था, जब वो पानी कम होता था फिर घर पे आते। और कई बार हम क्या है, जैसे एकलिमपुरा में से निकल के आना पड़ता है गांव के अंदर से। तो बरसात तेज हो गई तो एकलिमपुरा के अंदर क्या, पहाड़ी का पानी पूरे गांव के अंदर निकलता है। तो लगभग 4-4 फीट पानी गांव के अंदर आ जाता था, 3-3, 4-4 फीट पानी गांव के अंदर आ जाता है। तो फिर वो क्या है कि वहाँ के जो लोकल बच्चे होते थे वो तो निकल जाते थे, और हमारे को कुछ टीचर रोक लेते थे या तो, और अगर नहीं रोकते तो हम फिर किसी दोस्त के यहाँ रुक जाते थे कि यार पानी कम होगा तब जाएंगे। और फिर वहां से आना जाना करते थे। फिर मान लीजिए कि कभी अब गांव में सामान लाना हो किराने का, तो पापा पैसे दे देते थे और पर्ची बना देते थे कि ये सामान लेते आना। तो फिर हम वो सामान भी लेके आते थे एकलिमपुरा से, किराने का या जो भी है, या गेहूं पिसवाना, जैसे मान लीजिए आटा पिसवाना है गेहूं का, तो क्योंकि हमारे गांव में चक्की भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, न आटा पीसने की चक्की थी और न कोई किराने की दुकान थी। और हम सारा हमारा कस्बा जो है एक तरीके से एकलिमपुरा पड़ता था। तो एकलिमपुरा से हमारा सब कुछ हुआ, मतलब आना जाना, सामान लाना करना। और
इस के बाद 10वीं करने के बाद मैंने 11th-12th का किया था। फिर तो उसके सर बाद उस में समय ITI किया। उस समय वहां पर बिजली की भी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं रही होंगी, तो उससे रिलेटेड पढ़ाई में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी, मेरे क्या है कि अपने घर पे बिजली नहीं थी, और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में था, तब हमारे मतलब 4th क्लास में था उस टाइम पे, बताता हूँ मैं 4th क्लास में था, तब हमारे सुमेर सिंह जी अध्यापक जी आए थे, जाट थे वो, और अपने झुंझुनू जिले के थे। अच्छा। तो वो, हाँ, वो मतलब जो है एकलिमपुरा से पहले तो 1 साल तो उन्होंने वहां से आना जाना किया साइकिल से, और फिर उस डेली बरसात में उनको प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में, कभी भीग जाते थे कभी। तो फिर उन्होंने क्या, जो हमारे राजपूतों का घर था गांव में, तो उनके यहाँ किराए से ले लिया था। तो जैसे हमारे क्या, एक तो माता जी का मंदिर था, वहाँ लाइट थी, तो कुछ वहाँ, या फिर जैसे घर पे जो चिमनी होती थी लालटेन, उसके नीचे पढ़ते थे। अगर मान लीजिए और ज्यादा देर तक पढ़ना तो फिर घर पे पढ़ना, तो फिर लालटेन जला करके पढ़ते थे, या वो चिमनी जला के पढ़ते थे। और फिर 6ठी के बाद में मैंने क्या है, वो मतलब जब गुरुजी आ गए थे वो सुमेर सिंह जी, तो उन्होंने किराया लिया था। तो उनका और मेरा क्या है, 2 साल से जब मैं उनके साथ पढ़ा भी था, मतलब उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, तो उनका मेरा अच्छा स्नेह था, और घर परिवार से भी अच्छा था। तो जब वो पहले घर पे रहे उनके वहाँ किराए से, तो मैं ऐसे ही चला जाता था घूमता, तो कभी खाना बना रहे होते थे या सब्जी बना रहे होते, तो मैं उनका छोटा मोटा काम कर देता था। जैसे मान लो पानी लेके मटका बढ़लाया उनके लिए, या कभी उनसे सब्जी बनाना सीखता, मैं भी सीखता था, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। तो थोड़ा बहुत मैं प्याज काट दी, मिर्ची काट दी, ऐसे उनकी हेल्प करता रहता छोटा मोटा, या उनके झाड़ू लगा दिया कमरे का। तो उससे वो भी मेरे से थोड़ा अच्छा और व्यवहार बन गया, उनके बच्चे जैसे मानने लग गए थे मेरे को। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, तेरे घर पे बड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, तो तू ऐसा करा कर कि शाम को मेरे पास आ जाया कर डेली। तो फिर मैं शाम को उनके पास ही जाता था, और खाना वाना खा के, और कई बार उनका खाना भी मैं अपने घर से ले जाता था। तो वो फिर खाना खाते दोनों साथ बैठ के, और वो भी मेरे को पढ़ाने लग गए। फिर बाद में उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया, पैसा भी मेरे से कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, मेरे से जो गुरु सेवा होती थी वो मैं कर देता था। जैसे मान लो कोई भी उनका सामान वामान लाना, धोना, बर्तन साफ करने वगैरह, ऐसे भी कार्य मैंने जो है किए हैं। तो और फिर गांव में क्या है कि देखो सब तरह के लोग होते हैं, सोसाइटी तो सभी जगह जैसी होती है। तो कहते थे कि ये तो यार सर का चपड़ासी हो गया है, जो है ये है वो है, पर मैं क्या इन चीजों से ध्यान नहीं देता कभी। मैंने अपने जीवन में नेगेटिव पे कभी ध्यान नहीं दिया, चाहे जो भी बोल रहा है बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं उसको पलट के जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि जवाब देंगे बहस हो जाएगी, बहस होगी उलझ जाएगी, क्या मतलब रहा। तो उनकी इच्छा है, बोल रहे हैं बोलने दो, और मैं उसको गुरु सेवा मान के चलता था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे लगभग 8-9 साल रहे वो। अच्छा। कंटिन्यू मुझे उन्होंने उसके बाद पढ़ाया। फिर उसके बाद जब मैं 8th में आया था और उनका ट्रांसफर हो गया था। अच्छा। हाँ 8th या 9th में था मैं, उस टाइम उसका ट्रांसफर हो गया था। तो फिर वो दूसरी जगह चले गए थे। तब भी फिर उन्होंने कहा कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर लिया कर। फोन भी अपने पास नहीं थे। अब क्या कि पहले या तो वो पैसे देके के और फोन करना पड़ता था, वो भी हमारे गांव में तो उस टाइम पे था एकलिमपुरा में एक हिरालाल जी के यहाँ था PNT फोन। अच्छा। तो कभी हाल चाल पूछ लेते थे तो वो 5 रुपए लेके जाते थे, तब तो मुश्किल से केवल हाल चाल पूछ पाते थे, क्योंकि वो तो थोड़ी सी देर में तो नेटवर्क टाइमिंग देखने का ना कुछ 2 रुपए पूरे हो गए, सब ठीक है। तो साल में 1-2 बार गर्मी में आपका किस प्रकार रूटीन रहा करता था? गर्मी की छुट्टियां आनंद से मनाया करते थे, या उस समय भी आप किसी प्रकार का कार्य किया करते थे? नहीं, देखिए हमारे क्या परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर थी,
मेरे पिताजी कहा करते थे कि अपने घर में और हमने भी देखा है जी जी कि मेरे भाई से मतलब बड़े मेरे पिताजी थे और उनसे एक छोटा भाई और था। जॉइंट फैमिली थी दोनों की और एक ही घर था, तो उसमें भी पार्टीशन करने के लिए 7 टके लगाने पड़ते निहाल के, तो उसमें रहे थे। और फिर उन्होंने भी दुख देखा। फिर हम भी क्या गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम बेचते थे और अच्छा कई बार हाँ खरबूजे तरबूज मतलब जैसा मतलब गर्मी के टाइम पे हम छुट्टियां मिलती थी तो कहीं आना जाना जैसे बहुत सारे करते हैं, कोई ननियाल चले गए, कोई मामा के चले गए, कोई बुआ के यहाँ घूमने चले गए या कहीं घूमने चले। तो हमारा तो गांव प्रवेश में तो क्या है कि इन चीजों का होता भी नहीं थी, तो जी इसकी जी बात घर की परेशानी थी और जी कुछ आगे बढ़ने का लक्ष्य था। तो हम क्या है कि गर्मी के टाइम पे जो है आइसक्रीम बेचते थे और अगर मान लीजिए कि आइसक्रीम कम बिक रही है तो फिर तरबूज भी बेचे हमने, तरबूज भी बेचे, रातबाड़ा से ले जाना यहाँ से और गांव में बेचना। सर तो अब इससे हम क्या ये है कि जानना कुछ हाँ 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 जी कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता था तो हमारे किताबें लाने जी में या कुछ जी कपड़े जी लाने में या कुछ गांव में क्या है बिल्कुल कि पैसा थोड़ा कम आता था और अनाज जाता रहता। आइसक्रीम बेचते थे तो गांव जी में क्या जी अनाज लेके आते थे, हाँ तो वो अनाज हमारे खाने में काम आ जाता था। अच्छा बोरी भर 1-2 बोरी जी गेहूं हो जी जाते थे, मतलब हाँ हाँ अनाज हो जाता था तो खाने में काम आ जाते थे। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि उस क्षण के पीछे क्या कहानी है। हर एक बच्चे के जीवन में मोड़ आता है जब वो बचपन से निकल कर इस संसार की रियलिटी देखता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, कि अब मेहनत लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो उस क्षण के पीछे का क्या किस्सा है, क्या कहानी है जब आपने निर्णय लिया कि अब अच्छे से पढ़ के कुछ करना है। देखिए राहुल जी, इसमें मेरे जीवन में एक मोड़ आया था। मैं पहले सोच रहा था कि चलो ठीक है, अपन भी अब 8वीं पढ़ लिए, 8वीं 9वीं पढ़ लिए, तो अब कुछ काम वाम धंधा करेंगे। तो उस टाइम पे गांव में यही सब मानसिकता होती है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कुछ जो चीज चाहिए वो नेटवर्क एरर शायद सर के साथ हम पेश करें। हाँ जी सर कंटिन्यू। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी अभी बढ़िया है। हाँ जी सर हेलो, हाँ जी सर कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें आप वापस लाइव आ गए हैं। हेलो हाँ जी सर जी सर हाँ तो फिर क्या है कि मैंने भी सोचा, मैं उस टाइम पे क्या है कि भाई साहब भी सर्विस लग गए थे, तो मेरे बड़े वाले भाई साहब थे वो एनकेसीएल में लग गए थे 90 तब मैं 9 पास कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब खेती बाड़ी का काम भी देखना है तो अपन खेती बाड़ी में लग जाते हैं। अच्छा तो वो हाँ, तो फिर क्या है कि मैं गर्मी में खेती बाड़ी का काम देखने लग गया, हकई जुताई भी करने लग गया था। और नेक्स्ट मेरा जब एडमिशन कराने वाले की टाइम आया था तो मैंने घर वालों को मना कर दिया था एक बार, तो कि मैंने कहा यार चलो अब खेती बाड़ी करेंगे, मैंने कहा वो पढ़ाई के संसाधन भी नहीं मिल पाते हैं और ये तो फिर हमारे गांव के पास एक सेमलिया गांव है। अच्छा तो वहाँ एक राग मंडी में पहले लेक्चरर रहे हुए वो शिव नारायण जी शर्मा, अभी उनका ध्यान तो गया, स्वर्गीय शिव नारायण शर्मा। तो वो क्या है कि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था तब भी उनके पास भी मैं जाया करता था, तो उनसे मेरा अच्छा संपर्क था। तो उनको पता लगा कि मुकेश पढ़ाई छोड़ रहा है, तो वो अपने घर पे आए
हाँ, वो अपने घर पे आए और मेरे को बोला कि क्या करोगे आगे। तो मैंने कहा गुरुजी अब पढ़ाई तो ज्यादा हो नहीं पा रही है, तो खेती बाड़ी करेंगे। बोला, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करना तो शाम को घर पे आना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं शिमला गया, जो कि अपने गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है। किसी की साइकिल मांग के ले गया, उस साइकिल से नहीं तो किसी की साइकिल मांग के ले गया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो आप। मैंने कहा गुरुजी डिसीजन तो मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा हौसला था कि कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है। और मैंने कहा भाई साहब है, तो मैंने कहा कि ऐसा है, अपने जीवन में कभी अपने आप को कमजोर मत होने दो। समस्या ही नहीं आएगी तो फिर आप समाधान की भी कैसे इच्छा करोगे। तो आपके जीवन में समस्या आएगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या आती है तो उससे घबराना नहीं है, अपने आप को मरने नहीं देना कि अपन इसके सामने झुक जाएं। किसी के सामने, मतलब समस्या के सामने झुकना नहीं, उसके सामने सिर खड़ा करके अपना खड़ा होना और डट के मुकाबला करना है। और उस जब आप एक कॉन्फिडेंस अपने आप रखोगे तो फिर कोई भी समस्या जो है आपकी हल हो जाएगी। तो वहां से मेरा एक कहिए कि आप यूटर्न हुआ और मेरे अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने कहा नहीं यार, मेरे को मतलब काफी कुछ ये कार्य किए। तो उन्होंने कई कहानियां कर मेरे को सुनाई और वीरता की कहानियां सुनाई, कैसे थे वो भी ऐसे थे, उन्होंने घास की रोटियां खाई, फिर उन्होंने क्यों आजादी के लिए संघर्ष किया, क्यों स्वतंत्रता सेनानी आज उनको देश पूजता है। ये तो मतलब आधे पौन घंटा मेरे को उन्होंने बिठा के रखा, तो मेरे अंदर भी कुछ उत्पन्न हुआ कि नहीं अब तो कुछ करना चाहिए यार। फिर मैंने उनका चरण स्पर्श किया और मैंने उनको कहा गुरुजी आज के बाद में ये नहीं कहूंगा कि मेरे को कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अब उसके समाधान में खुद निकालने की कोशिश करूंगा कैसे भी करके। उन्होंने कहा बेटा अगर तेरे को कोई दिक्कत आती है पढ़ाई के संबंधित, पैसों के संबंधित, कपड़े तो फीस जमा करने के संबंध में किसी भी प्रकार की, तो तू बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। और वास्तव में हमारे वो उस गांव के एरिया में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने लेक्चरर से रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव में ससुराल था उनका, यहाँ उनके ससुराल में उनकी सासू जी की सेवा करने के लिए आए थे। आज के जमाने में बहुत ही कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि अपने सासू जी की सेवा करने के लिए रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरे 2 बच्चे, दोनों लेक्चरर राम मंडी में आज भी हैं, दोनों बहु लेक्चरर हैं और वो अपनी सासू जी की खातिर अपने जो है यहाँ आए। उनकी वाइफ का देहांत हो गया था पहले, तो वो क्या कि वो भी क्या कि शुरुआत से गांव से निकले हुए थे, तो गांव वाला ऐसी एक गांव वाले की समस्या को समझ सकता है। जी बिल्कुल, कि यार गांव में क्या समस्या रहेगी। तो वहां आने के बाद अगर वो चाहते तो बहुत अच्छा ट्यूशन का सेंटर खोल सकते थे, कुछ पैसा कमा सकते थे, ठीक है ना। और या कोई स्कूल खोल सकते थे, जो कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग करते हैं। पर उनका जीवन एक साधारण जीवन था और उनका एक कहना था कि पैसा तो बहुत कमा लिया जीवन में, पैसा तो आता देता रहता है, समाज की सेवा करना यह सबसे बड़ा उद्देश्य था उनका। अपन जैसे निकले हैं, जिन परिस्थितियों में निकले हैं, आज के जो बच्चे हैं उनकी मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ। तो उस क्षेत्र के 8वीं 10वीं या छोटी क्लास के जो भी बच्चा उनके पास जाता था, गुरुजी मेरे को पढ़ना है आपके पास, तो वो मना नहीं करते थे, आ जाइए। टाइम भी बता देते थे कि आप कितने बजे आना चाहोगे, उससे आपके टाइम के हिसाब से वो अपने आप तैयार करते थे। आजकल होता है ना कई बार तो कि अपन किसी से कोई पूछने जाएंगे ना तो सेट टाइम बताते हैं कि इसी बजे आ जाना, और वो कहते थे कि आप टाइम बताओ आप कब आओगे। तो वास्तव में बहुत ही उस एरिया को शिक्षा में जोड़ने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।
और मेरे को ही नहीं, बहुत से लोगों को, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया निःशुल्क, और कई बच्चों की उन्होंने फीस भी भरी है। और कई जो बच्चे किताबें नहीं ला पाते थे तो वो उनके जो बच्चे थे गाँव मंडी में रेस्टोरेंट थे, तो उनके पास कुछ गाइड्स रहती थी 10th की 12th की, जो इनको मतलब, और उनके छोटी बहू जो 10th के स्कूल में थी, तो उनको क्या सरकारी स्कूलों में वो बुक्स मिलती है टीचर को पढ़ने के लिए, तो वो लाते थे और यहाँ बच्चों को बांट देते थे। तो वो कहते थे कि भाई इससे क्या उपयोग तो हो रहा है ना इसका। जी जी बिल्कुल, इस प्रकार के महत् पुरुषों के योगदान के कारण ही मानवता जीवित है सर। बिल्कुल। अभी सर से कि पसीने की स्याही से जो लिख देते हैं इरादे को, पसीने की जी सर। तो अपना जो खून पसीना और अपनी मेहनत जितनी अपन करेंगे अपन स्टूडेंट के जीवन में है, तो अपना सबसे बड़ा कार्य है ईमानदारी। एक तो अपन क्या ईमानदारी से पढ़ाई करें, आज अपने माता पिता किस परिस्थितियों में हैं और अपने रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी कर रहे हैं, उसको हमें पूरी ईमानदारी से उसका ऋण चुकाने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि माता पिता को ऋण अपन जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे जी, पर अगर अपन उनसे कुछ छुपाएंगे तो वो अपने आप को धोखा देना है। माता पिता क्या कहीं से भी, चाहे आप घर में पैसा नहीं है, आपने कह दिया मुझे फीस भरनी है, बुक्स लानी है, कुछ लाना है, तो वो उनके पास नहीं होंगे तो किसी से उधार लेके आएंगे, कर्जा कर लेंगे कि मेरा बच्चा सफल हो जी। और हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले। अगर मैं किसान हूं तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा मेरा किसान ही रहे, वो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छे पदों पे पहुंचे, कुछ कामयाबी हासिल करे जी। तो उस सपने को, अपना सपना और माता पिता का सपना, दोनों को सजाने का टाइम होता है ये। और बिल्कुल उस समय अपने आप को मजबूत रखना बहुत ही कठोर होता है। वो एक पीरियड ऐसा होता है कि सोसाइटी भी उसमें इंक्लूड हो जाती है अपने साथ में, कि अपने को जो पॉजिटिव वातावरण मिल रहा है उसका सहज स्वीकार करो, जो नेगेटिव वातावरण मिल रहा है उसको टाल दो जी। नहीं तो क्या होता है कि संगति का अपने जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आपको जैसे सोसाइटी मिलेगी तो आप वही लाइन पकड़ लोगे। तो अपने आप को ये तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए कि यार ये दोस्त मेरा कैसा है, इसके साथ मुझे कितनी देर रहना है, या फिर ये दोस्त मेरा कैसा है तो मुझे इसके साथ कितने दिन रहना है। तो राहुल जी, मेरा ज्यादातर जो समय रहा पढ़ाई के दौरान वो मेरे गुरु जी की सेवा में रहा और अध्यापकों से मेरा ठेर से नाता रहा है। और उनकी कोई भी मतलब एक लिम्प्रा में कोई टीचर होता था, मैं उनसे इतना लगाव लग जाता था कि मुझे ये था कि इनसे कुछ सीखना है जी। और वो मेरे जीवन में बहुत ही संघर्ष के समय में जब मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगता था मुझे, तो मैं तुरंत पहुंचता था और मुझे बल मिलता था उनसे मिल करके। तो वो कहते थे कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए और आपका जो है ये काम हो जाएगा। जी सर, अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि उस समय की कहानी जब आपने निर्णय लिया कि अब मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना है, कि करियर कहाँ बना जाए, कैसे बना जाए, इसके पीछे क्या किस्सा है और क्या कहानी है, क्या क्षण उसके पीछे रही बात? राहुल जी, मेरा पहले तो आर्मी में जाने का विचार था। देखो पहली बात तो अच्छा, तो फिर मैंने आर्मी में जाने का विचार था, पर क्या है कि घर की परिस्थितियां और कुछ स्थितियां ऐसी थी कि 10वीं में मैं जब पढ़ता था
तो मेरे भाई साहब बड़े वाले उनकी शादी हुई थी, तो मेरी शादी भी उनके साथ कर दी। कि गांव में अच्छा। क्या है कि शादियां जल्दी हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। घर की परिस्थितियां थी कि एक की शादी भी कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद में फिर इसकी करनी बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल। तो हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर दी। तो फिर वहाँ क्या है कि वो आर्मी में अनमेरिड वगैरह नहीं थी, तो उस हिसाब से फिर वो वहाँ तो फिर मेरा यूटर्न हुआ। फिर मैंने कहा भाई इसमें तो अपन नहीं जा पाएंगे, तो फिर यहाँ पर अपने एनपीएसएल प्लांट है राजबाटा के अंदर। तो यहाँ बड़े बड़े वाले भाई साहब लग चुके थे उस टाइम पे। तो जब मैं यहाँ आता था राजबाटा, और जब वो ट्रेनिंग करते थे यहाँ, तो उनके दोस्तों से मिलता था जो इनके बैचलर थे, हॉस्टल में थे ये लोग। तो मैं बीच बीच में इनको सामान वामान रखने के लिए आता था, या कभी इनके साथ घूमने के लिए जाता था। तो कई दोस्त मेरे को मिलते थे, मतलब इनके। तो मैं पूछता था कि आपने क्या किया, कैसे नौकरी लगे आप। तो कोई कहते थे कि मैं आईटीआई कराया, कोई कहता डिप्लोमा किया, कोई नहीं कहते बीएससी किया हुआ हूँ, या मैंने 12वीं-12th किया वो ऑपरेटर बेस में लगा हूँ। तो फिर मैंने फिर इस प्लांट को माइंड में सेट किया एनपीसीएल का। मैंने कहा अपने को टेक्निकल लाइन जो है, मेरा से टेक्निकल में ज्यादा थोड़ा मन था, मेरा रुचि थी। तो फिर मैंने कहा टेक्निकल साइड मेरे को सही है। तो फिर मैंने पूछा कि यार टेक्निकल में कौन कौन सी ब्रांच बेस्ट होती है, तो आईटीआई या डिप्लोमा कुछ करे। तो बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, या मैकेनिकल, फिटर कहते हैं अपन। तो फिर मैंने पूछा उनसे, कई बार मैं पूछता रहता था, बीच में आता था। तो भाई आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स में लूंगा तो क्या रहेगा, कौन सी ट्रेड में कितने साल की होती है, और इलेक्ट्रिकल कितने साल की होती है। तो फिर वो बता देते कि 2 साल का कोर्स होता है, और ऐसे है, इसलिए होती है, इसका एडमिशन होता है। तो फिर मैंने आईटीआई में तो उसके बाद हेलो जी बिल्कुल अच्छे से आ रही है आवाज। हाँ, तो उसके बाद मेरा सेट बंद हो गया, आवाज आ जाएगी? जी मुझे बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या है कि आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर में था मैं, 2 साल का। तो फर्स्ट ईयर का था एडमिशन मेरा। तो उस टाइम पे यहाँ पर होमगार्ड की वैकेंसी निकली थी, राजस्थान होमगार्ड की, गृहरक्षक दल जिसको कहते हैं। तो उसका वैकेंसी निकला था, तो मैंने है कि उसमें भी अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा कुछ चलो, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो मैंने कहा कुछ इसको करते रहेंगे और आईटीआई भी करते रहेंगे। तो क्योंकि इसमें क्या है, रेगुलर तो नौकरी करनी नहीं पड़ती है, बीच बीच में गैप मिलता रहता है। तो मैंने कहा ट्राई तो मारते हैं। और फिर मैंने किसी ने बताया भी था कि होमगार्ड के जो कैंडिडेट होते हैं, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, इनके जब राजस्थान पुलिस में वो जाते हैं तो इनको 10% मिलता है, 5% 10% इनको छूट मिलती है, मतलब होमगार्ड के सर्टिफिकेट की बेस में। और उस तरह भी था कि अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, तो उस हिसाब से मैंने कहा थोड़ा ये है। और आईटीआई करने के बाद भी अपन जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो अपने को ये चलता रहेगा। तो मैंने आईटीआई भी करी। और इधर में जब एक दिन का कार्यक्रम होता है इनका, जब उस टाइम पे क्या है, दौड़ाते हैं स्टार्टिंग में, होमगार्ड में भर्ती हुए थे उस टाइम पे। तो यहाँ से अपने फेस क्वेश्चन लगा के वो इंडिया गेट तक डैम रोड पे, तो 5 किलोमीटर की दौड़ थी, वो मैंने फाइट कर ली थी। और फिर उसके बाद में लंबाई चौड़ाई सीना वगैरह जो भी उनके नाप तोल थे, उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया था कुल मिला के। फिर मैंने ट्रेनिंग भी करी इनकी भी, और मेरी आईटीआई की ट्रेनिंग भी करी, दोनों साथ चलती थी। और फिर उसके बाद में टाइमिंग दोनों का अलग अलग था। यहाँ की ट्रेनिंग शाम जल्दी मॉर्निंग में होती थी, 6 बजे से लगा के 8 बजे, और मेरा आईटीआई का टाइम था 10 बजे से 5 बजे तक का। तो मैं सुबह 4 बजे
उठता था। हम्म 4 बजे उठता था, उठ करके और जल्दी योग, मेरा जीवन का है ठेठ से योग वगैरह करके, और मैं जो है अच्छा तुरंत ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता था। और ट्रेनिंग सेंटर से आने के बाद 8 बजे आता था, आकर के फिर नहाना धोना और फिर अपना जो भी आईटीआई का थोड़ा बहुत काम होता था वो कर लेता था। फिर उसके बाद में तुरंत फिर आईटीआई जाना, और आईटीआई से 5 बजे आना, और जैसे भी वहाँ टाइम मिलता था मेरे को तो मैं उन दिनों में आईटीआई की जो है तैयारी करना, और कोई होमवर्क वगैरह करना है, या उससे आने के बाद फिर 5 बजे बाद से लगा के मेरा 8 9 10 बज जाती थी मेरे को, मेरा काम जब तक नहीं होता तो मैं उठता नहीं था। या बीच में उठ गया तो मतलब जो मेरा टारगेट लेके बैठता था मैं कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ के उठना है, तो वो जब तक नहीं होता था मैं उठता नहीं था। और फिर बीच बीच में जब मेरी आईटीआई क्लियर हो गई तो एक मित्र थे मेरे, ओम जी वैष्णव जी, फिर बीच में उनके साथ भी रहा मैं बेस रोड लगभग 4-5 महीने, तो उन्होंने साथ तैयारी करी जब हमारा फाइनल ईयर चल रहा था। तो हम दोनों साथ मिल करके और हमने तैयारी करी एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की। तो हम एक दूसरे के पेपर बनाते थे, जैसे एक ही रूम में रहते थे वहाँ, तो मैं उनका पेपर बनाता था और वो मेरे पेपर बनाते थे। और फिर हम दूसरे में, आप भी एक साइड में बैठ जाइए, ये आप पेपर करो, मैं ये पेपर, उनके दिए हुए पेपर आंसर की क्वेश्चन के आंसर में लिखता था, और फिर दोनों चेक करते थे। तो इस तरीके से ये भी एक मेरे को जीवन में अच्छा रहा, क्योंकि अपनी कमेटी रहेगी ना तो वो अपन जो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर पूछने की और जांचने की, उसका आपको फायदा मिलता है हमेशा। अगर एक जी रूम में 2 बच्चे रह रहे हैं तो ये केवल नहीं रहने के, ये नहीं कि मतलब है कि केवल पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं, आप जो भी सिलेबस है वो एक दूसरे की क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो उससे आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी। और बिल्कुल अंततः मतलब का रिजल्ट रहा था कि आईटीआई में फर्स्ट टॉप मेरा रहा था, प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया था, और दूसरा स्थान ओम जी वैष्णव जी ने, मेरे मित्र ने किया था। मतलब हम दोनों ने टॉप किया था एक तरीके से। तो बिल्कुल इसका, हाँ, इसका भी मतलब जो है इस तरीके का एक प्रभाव रहा। हम्म बिल्कुल और फिर उसके बाद में हमने आईटीआई के बाद में जब नाइट ड्यूटी लगती थी मेरी होम गार्ड में, तो मैं फॉर्म भरता रहता था। और फर्स्ट में सेमिनार हुआ था सांवरिया जी में अच्छा आईटीआई के बाद, तो वहाँ पर सांवरिया जी में 2004 के तो उस टाइम पे क्या कि अपने चित्तौड़ जिले के जो भी आईटीआई होल्डर थे उनको बुलाया था एक सेमिनार में, कि जो भी आईटीआई होल्डर श्रम रोजगार कार्यालय के थ्रू लेटर आया था मेरे पास भी कि मैंने पंजीकृत करा था आईटीआई बेस का अपना एजुकेशन। मैं गया तो वहां पर भांसवाड़ा सिंथेटिक्स मिल है मयूर के नाम से, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया था कि आप 1 महीने के अंदर बांसवाड़ा का ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक सर, और मैं इंटरव्यू दे करके और आ गया था। उसके बाद मैं जब तैयारी करता था उसके बाद मेरी इच्छा तो एनपीएससी की थी, पर मेरा पहले था जो मिल गया वो तो ले लो। हाँ जी और बिल्कुल, आगे का हम यही टारगेट तो मेरा अगला सवाल यही करना चाह रहे थे कि कॉलेज के बाद में जॉब पाने का ये जो क्षण, इस बीच का जो टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है किसी बच्चे के लिए, कि अब कॉलेज हो गया है, अब जॉब कैसे पाई जाए और क्या किया जाए, तो उसी के विषय में बिल्कुल हम पूछना चाह रहे जी। थे। मैंने पहले ये टारगेट किया कि भाई पहले जो भी मिल गया ना उसको ले लीजिए। अपना जी टारगेट तो आपने सेट कर रखा है कि मुझे जी किस क्षेत्र में जाना और क्या बनना है, पर उससे पहले भी अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मेरे जी ऐसा जी मानना है। मैंने होमगार्ड का मिला, उसको स्वीकार कर लिया, और उसमें भी ड्यूटी करता रहा, आईटीआई भी करता रहा। तो उससे मुझे क्या है कि देखो फाइनेंस जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल थी तो मुझे थोड़ा खुलापन मिल गया कि मेरे को कहीं भी इंटरव्यू देने जाना है या कहीं फॉर्म भरना है। तो जो घर की स्थिति थी मेरी, पीछे का जो मेरा इतिहास है, जी जी उससे मैं तो हटिया कर रहा था, क्योंकि अब यहाँ मुझे मैं खुद ही पैसा कमाने लग गया हूँ। तो बिल्कुल एक तो ये था कि अब आज कई भी बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद अगर
कॉलेज कर लिया उन्होंने और फिर घूमते रहते हैं। बिल्कुल। फॉर्म भरना है, पापा को चाहिए, इंटरव्यू देने पापा को पैसा चाहिए, घर वालों से कुल मिला के मांगते रहते हैं कि ये, तो जी मेरा जी ये ठीक है, मांगना चाहिए। अगर स्थिति वैसी है तो नहीं मिल रहा कोई काम तो फिर मांगना ही चाहिए। पर बिल्कुल पहले ये मैं मानता हूं, अपना खर्चा अपन खुद कर सकते हैं। जैसे अपने बिल्कुल कहीं इंटरव्यू देने जाना है, क्योंकि हो सकता है पिताजी के पास उस टाइम पे हो नहीं हो। अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल। की डॉक्टर को तस्वीर भी रखी है। उस टाइम में मैंने क्या, उस टाइम पे मैंने खाता खुला रखा था बैंक, बड़ौदा बैंक। तो जो भी मेरा पैसा था तो डाल देता था, ये नहीं पैसे कमा लिए और खर्च कर दिए, नहीं। मैं बिल्कुल। विषम परिस्थितियों के लिए पैसा सिक्योर रखता था। ट्राई किया, कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने पैसे को निकालेंगे और चलेंगे। हम्म। और उसके बाद में बांसवाड़ा चला गया, फिर बांसवाड़ा गया तो बांसवाड़ा चला गया, ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मेरा कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैंने एनपीएसएल में काम किया। वहाँ लगभग बांसवाड़ा में 4 साल रह के आया था। अच्छा। और फिर थोड़ा दूर पड़ रहा था और मेरे यहाँ तैयारी करनी थी यहाँ, क्योंकि शायद तो उसकी वैकेंसी निकलने वाली थी क्लासिफिकेशन की। तो फिर मैंने बड़े वाले के साथ में कहा कि यार यहाँ आ जा, तो यहाँ क्या जो भी मिल गया था बस मुझे दूसरी कंपनी का, और उससे भरपूर मिल रहा था यहाँ वेतन वगैरह सब। तो फिर मैं वहां से छोड़ करके और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद लगभग मैंने 2 साल और यहाँ काम किया था। और उस बीच में 2006 में वैकेंसी निकली थी एनपीसीएल की। तो जी जी। उसका मैंने 3 सीटें थी वहाँ पर उस टाइम पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की। अच्छा। तो 3 सीटों के फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, तैयारी करी, और फर्स्ट रैंक मेरी पढ़ाई जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें आई थी। और उस टाइम पे मेरे को बॉस ने बोला भी था कि यार, मैंने 1-2 बंदों को फोन भी किया था, मैंने कहा यार वैकेंसी निकली एनपीसीएल की, भर देते हैं। मैंने तो भर दिया। बोला यार 3 सीट तो है यार, क्या भरेंगे यार, और ऑल इंडिया जी लेवल पर जी। निकलती है एनपीसीएल की। तो 3 सीटें हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो क्या भरेंगे उसको। मैंने कहा 3 सीट है तो क्या हुआ, अपने को तो 1 सीट चाहिए। तो अपने जी को तो 1 सीट चाहिए अपनी, और चाहे अपना सिलेक्शन हो ना हो, अपन फॉर्म बिल्कुल। भरेंगे, तैयारी करेंगे, तो अपने को एक जनरल नॉलेज भी आएगा, और अपने मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा। जी जी। और मेरा इंटरव्यू मेरा एकदम बनट गया था, पर सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट थी उसमें मेरा नहीं हो पाया था। वो भी कुछ इंटरनल मैनेजमेंट की कुछ होती है प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो रही हो। उसके पीछे भी फिर मैंने जानकारी भी प्राप्त करी थी उसके लिए। तो फिर उस टाइम पे नहीं आया, तो मैंने उसको फिर मतलब उसको माइंड से भी नहीं कर पाया। मैंने मतलब ये नहीं रखा कि यार हताश हो गया, वो हथियार डाल दी हो यार, अपने दे दिया, हुआ नहीं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, अपसेट होता है आदमी एक बार। पर कई बार मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे भी ये बताना चाहूंगा मैं, बहुत जी सारे जी। बच्चे क्या करते हैं कि कोई पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि मेरे को 90% बढ़ाना है, और वो नहीं बने तो कुछ उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ तो प्राप्त किया ना आपने। जी। जो मिला वो अपने भाग्य में था, उसको अपना भाग्य समझ के ले लीजिए। सहर्ष स्वीकार करना सीखिए। बिल्कुल। तो जो स्वीकार करना सीख लिया तो वो आगे आपके लिए फायदा बन रहेगा। और आपने अगर ये सोच लिया कि नहीं मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, तो वो फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल। जो ईश्वर ने चाहा वो अपने को मिला है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए कभी इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अपना यार मैंने ये किया वो किया। बहुत सारे जो फांसी लगा लेते हैं, कोई कहीं जी सुसाइड बिल्कुल। कर लेते हैं। तो मेन चीजों में मतलब ये मानता हूँ कि उस समय अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उस जगह जी आप जी। 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप अपने जीवन को गंवा रहे हो, परंतु आपका जीवन चला जाएगा आपको ऐसा काम करके। परंतु आप जिंदगी भर के लिए आपके जी माता पिता को क्या दुख देते जाओगे, बिल्कुल। वो जिंदगी मर जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी माता पिता का अपना बच्चा इस तरह की कर लेता है ना, तो भाई साहब
उसके माता पिता पे जो बीतती है ना, और जो उसके बाद उन गुजरते हैं, क्योंकि वो तो चला गया, उसने 2 मिनट के लिए सोचा और उस गलती से चला गया, तो उसकी पीड़ा उसके माता पिता भुगतते हैं, जीवन भर उनको उस चीज को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी का कौन रहेगा, मेरी माता जी का कौन रहेगा, मेरे लिए मेरे माता पिता ने क्या किया। जब मैं संसार जीवन में आया तो मेरे माता पिता ने कितने देवी देवता कुछ किए, मेरे को पढ़ाई में सब में सहयोग किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद मैं ये काम करूं क्या? तो मन ये गए, वो कहेगा नहीं, और यही होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, स्थिति बदलेगी, परिस्थिति आएगी, समस्या है, इस बार सक्सेस नहीं, अगली बार ट्राई टू विन ट्राई, है ना। तो मत कभी नहीं हारना चाहिए। तो वैसे में भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। फिर 2007 में जस्ट हमारे जो RSCB की वैकेंसी निकली थी, उसकी तैयारी करी, और मैं जब यहाँ आने के बाद होमगार्ड की ड्यूटी भी करता था, रात को मैं ड्यूटी करता था, नाइट गश्त। तो मेरी बुक जो है मैंने मेरे साथ ही रखी बैग में। अच्छा। जैसे मेरे को टाइम मिलता था, मैं रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता रहता था, क्योंकि ड्यूटी गश्त भी करनी थी, तो पढ़ता रहता था, चलता फिरता भी पढ़ता रहता था, मतलब किताब को मैं छोड़ता नहीं था। जी। किताब मेरे साथ रहती थी, जैसे एक दोस्त रहता ना, ऐसे मेरे बुक्स में जो है मेरी दोस्त थी। बिल्कुल। जब भी समय मिला खोल के बैठ जाता था, जैसे भी समय मिलता है तैयारी करता रहता था। और अंततः मेरे को जो है फिर RVPN में NPCL में हर्डल प्लांट है यहाँ हॉस्पिटल, जो RSCB के पहले तो RSCB एक ही था, अब निगम बन गया RVPN, उसमें टेक्नीशियन बेस पे सिलेक्शन हो गया था। और 2007 में फिर मेरी जोड़ी निम्बाड़ा हुई थी चित्तौड़ जिले के, यहाँ पर भी मैं रहा। फिर ये तो सरकारें हैं, बदलती रहती है, स्थानांतर होते रहते हैं, पर मैंने कभी ये हार नहीं मानी। फिर उन्होंने मेरे को वहां से ट्रांसफर हो गया था, मैं सिरोही, परिवार से दूर हो गए थे, पर फिर भी कुछ नहीं, कहीं भी नौकरी करनी है, फिर वहां चला गया। और 2013 में मैं वापस राजकोट आ गया। तो इसलिए हमेशा खुशी से जियो। जी सर, अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अपने कार्यक्रम को एंजॉय करो। तो बिल्कुल बोलता हूँ कि कामयाब होने वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं। जी। कामयाब होने वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं, और जो खुश रहते हैं वही कामयाब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, खुशी खुशी कार्य करना है। जी सर, अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप आज अपने पुराने सफर को देखते हैं, गुजरे हुए पलों को, क्योंकि आजकल कई बच्चे जो जैसे जब आप बचपन में थे, 8वीं 9वीं 10वीं में होता है कोई बच्चा, और वो ये सोचता है कि मैं तो गांव में रहता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। तो जब आप अपने गुजरे सफर को देखते हैं, कैसा लगता है? कभी सोचा था कि जीवन में आज आप यहाँ होंगे इस पद पर जहाँ अभी हैं? और क्या सोचना चाहिए बच्चों को जब वो बचपन में होते हैं कि मेरी ये परिस्थिति है, क्या ये बदलेगी, और वो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं थोड़ी सी समस्या नहीं? जैसे तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, अपने चाहे गांव में हो शहर में हो, परिस्थितियां तो आती रहती है, परिस्थितियों का सामना अपने को करना है। और जब तक मैंने पहले भी कहा कि सामना नहीं करेंगे तो उस जिंदगी का मजा भी नहीं। तो उस कार्य का पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में समस्या आएगी, पर उसका अपना समाधान कैसे निकालें वो अपने ऊपर, अपने को सीखने की जरूरत है। चाहे अपने बड़ों से, घर वालों से नहीं तो अपने गुरुजनों से, कि वो मेरे को आपकी जो समस्या समाधान मिलेगा, हर समस्या का समाधान है, पर हार नहीं माननी। ये नहीं छोड़ना है कि मैंने यार ये समस्या आ गई और मैंने इससे आउट हो गया, मैंने स्कूल छोड़ दिया या मैं जो है क्लास छोड़ दी, है मैंने रास्ता छोड़ दी, आगे छोड़ दिया। नहीं, आपकी जो भी समस्या है
पहले तो ये बनिए कि अपन उसका समाधान खुद करें, जी पहले खुद करें कि अपन मान लीजिए बहुत से इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश की कमजोरी होती है, तो ठीक है सबकी आती है और इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे मेरे भी प्रॉब्लम थी थोड़ी इंग्लिश की, ग्रामीण परिवेश में थे। जी बिल्कुल, सबके होती ही है गांव तो में जब बच्चा अध्ययन करता है। मैं जब पढ़ता था तो जैसे इंग्लिश पढ़ता, इंडिया पढ़ता है ना, तो मैं हिंदी में उसको इंडिया लिखता था। अच्छा, मतलब इंग्लिश को हिंदी में लिखता था। जैसे मेरे गुरुजी पढ़ाते थे तो वो जैसे पढ़ाते थे ना, तो मैं उसको हिंदी में लिखता रहता था, और हिंदी इंग्लिश और उसकी मीनिंग, तो उससे 3 चीजें याद हो जाती, एक तो उसका नेम मीनिंग याद हो गई, और बोलते क्या उच्चारण और उसका अर्थ क्या है, तो मैं ऐसा करने से चीजें हो जाती थी, और वो मेरे ग्रामर में काम। बिल्कुल। तो आप हर चीज का समाधान है, आपको अगर मान लीजिए गणित के सवालों में समस्या आ रही है, तो कुछ सूत्र के हिसाब से चलिए, आप गणित है, कुछ टेबल्स है, आपकी टेबल्स काम आती है, सूत्र आपको रूल्स याद रखने हैं, तो क्या करते हैं अपने सूत्र याद। आजकल की प्रॉब्लम बच्चों के इंग्लिश और मैथ्स की ज्यादा रहती है। मैंने कई बच्चों से पूछा भी, मैं उसके बाद में मैंने जब मैं निम्बाड़ा था तो मैं 10वीं तक बच्चों को पढ़ाता भी था, वहां भी मैं पैसे नहीं लेता था, बच्चों को पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बच्चों से कई बार पूछता था, तो वो क्या करते थे कि बहुत सारे बच्चे तो सवाल कर लेते थे, गणित का सवाल कर लिया, पर उनको मैं कहता था कि आप बताइए कि ये आंसर कैसे आया, मुझे समझाइए आप, तो वो समझा नहीं पाते थे। अब उसके पीछे मैं पूछता था कि आपने कैसे किया, तो सर मैंने बुक्स में देखा था, पासबुक में उसमें ऐसा कर, वो लोग रटन विद्या करते थे। आप रटो मत, उसको अपनी लैंग्वेज बनाओ, चाहे गणित है, आप जब मैंने उनको बोलता था कि आप ऐसा करो, सूत्र लो, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता था उनको, फिर मैंने कहा ये ऐसे करो। अब फिर कई बार वो बच्चे कुछ तो सुधार लेते थे, और फिर कई बार होता था ना पासबुक पे लिखा होता था कि इस सवाल का आंसर दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वो बच्चे वही चीज वहां लिख देते थे। तो वो चीज अपने को नहीं, कुछ गाइड का भी लेना है, तो अपना माइंड यूज करना है उस जगह। तो मैं बच्चों को ये कहूंगा कि ऐसे अपना जीवन बेकार नहीं करना है, जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, और अपने परिवार के लिए, परिवार ने आपको कुछ बनने के लिए स्कूल में रखा है, और आप कुछ बन करके समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक उदाहरण हो, और कुछ काम करे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, ताकि अपना नाम रोशन हो। ठीक है, जैसा भी अपने जितना अपना सामर्थ्य है, सभी का विवेक अलग अलग होता है, पर जितना भी अपना विवेक है उसका पूरा जो है योगदान दे। जी जी सर, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं अब कि बच्चों को क्या चीज है जो कभी जीवन में जिसका ट्राई नहीं करना चाहिए, किन चीजों से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर लोग बताते हैं कि क्या करना चाहिए, पर हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को जीवन में, किसी भी व्यक्ति को कभी भी इन चीजों का सामना नहीं करना चाहिए, किन से दूरी बनाए रखनी चाहिए? जी मैं ये कहता हूँ कि मैं वही कह रहा था कि अभी जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, एक तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं रखना कभी जी। ऐसी कोई सोच जो हमारे को विपरीत दिशा में ले जाती हो, या ऐसे कोई दोस्त जो हमारे को गलत रास्ते दिखाते हो, या कोई ऐसी आदतें डालने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे होता है कि स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा खाने लग जाते हैं, तो ले यार थोड़ा ले ले यार, तो नहीं, उस दिन उसको छोड़ दो तो आपका फायदा है, और नहीं तो फिर क्या, कल दूसरी आदत डालेंगे, फिर आपका जो मेन टारगेट है और आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटका देंगे। वो तो खुद भटके ही हैं जी, परंतु वो आपको भी भटका देंगे। तो ऐसे दोस्तों से भी कोई दिक्कत नहीं है, दूरी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल बंद नहीं करना है ये लोग, बस जय सिया राम।
पर उनको अगर आप ज्यादा उनके साथ रहोगे, कुछ रहोगे, तो बिल्कुल अपने गांव में कहावत है कि संगति का असर सबसे बड़ा होता है। और लोकल भाषा में जी। कहूँ तो हमारे जो कहते हैं कि कालिया के साथ दौड़े बैठेगा तो रंग नहीं तो असर तो आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये जी है बिल्कुल। कि अगर आप अच्छे हो और बुरे के साथ रह रहे हो, यानी कि अगर आप ईमानदार हो, चोर के साथ बिल्कुल नहीं रहो, चोर के साथ रहना शुरू कर लिया आपने, तो आप चोरी नहीं करोगे तो चोरी करने के गुण तो आप में आ ही जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए उनको बाइकाट करके रखना है। और एक जी। नेगेटिव थिंकिंग रखनी नहीं है किसी भी चीज के लिए। आप हम्म। ऐसी कोई बात आती है, कुछ बाधा आती है, तो परमात्मा का नाम लीजिए और सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए, तो जी जी आपका सफलता आराम से मिलेगी आपको। जी सर, अंतिम सवाल इस इंटरव्यू का हमारा यही है कि अध्यात्म का, भगवान का आपके इस जीवन के अभी तक के सफर में क्या रोल रहा, इस विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी राहुल जी, मैं कहता हूँ कि देखिए, ईश्वर एक शक्ति है। जी जैसे अपना शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल उन पंच तत्वों के अंदर भी शक्ति है, और बिल्कुल। ईश्वरीय शक्ति वो सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमारा शरीर है, इसमें आत्मा रूपी शक्ति नहीं होगी तो क्या हमारा शरीर चल सकता है? नहीं चल बिल्कुल सकता नहीं। है। बहुत जी सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को कुछ डोंगी बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। वो बोलते हैं, उनका काम है, अपना काम क्या है, अपनी आस्था क्या है। अपन सनातनी लोग हैं, हमारा जी देश सनातनी देश है। हमारे यहाँ वेद पुराणों में लिखा हुआ है, वेद ऋषियों ने यहाँ जन्म लिया है। और जो आज बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं वो हमारे ऋषियों देवताओं की देन है। जी वो उस टाइम में कर गए थे। तो ईश्वरीय शक्ति तो है। और आज अगर कोई इस तरीके से कहता है, मैंने एक दो बार ऐसे किया भी था, बहुत सारे कहते थे कि यार भगवान क्या होता है, कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, ये है वो है। एक बार उसके साथ ऐसी घटना घट गई थी, फिर उसने मुझे लगभग 2 साल बाद में मिला था वो। जी उसने वास्तव में भी मुझे ये बात बताई कि नहीं यार, आप कहते थे कि ईश्वर है। क्योंकि अपन तो देखो, जैसे मैं जब 8वीं क्लास में था तब से मैं व्रत करता हूँ, आज भी करता हूँ निरंतर, 8वीं क्लास अच्छा से लगा के। बिल्कुल। जी जब से मैं 8वीं क्लास में था तब से मैं हनुमान जी का व्रत, मेरा इष्ट हनुमान जी का रखता हूँ। वो सबका अपनी इच्छा संसार है, जब जिसको भी देव देवता को आप मानते हो, पर इष्ट होना जरूरी है। जैसे गुरु अपना है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति के बिना आप कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। इसलिए आपकी कोई समस्या का समाधान करने के लिए भी वो ईश्वर रूपी शक्ति जो आपके अंदर विद्यमान है, जो आपको प्राप्त हो सकती है या होने वाली है, तो वो ईश्वर कराता है। जी बिल्कुल। परमात्मा हमें हमेशा वो देता है जो अपने लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, पर हो सकता है परमात्मा ने उसको लिए आपको उचित नहीं माना हो। और एक दोस्त की मैं कहानी बता रहा था कि वो मैंने कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं फंस गया ऐसी जगह। अब उसने कहा कि अब मेरी मौत मेरे सामने है, अब मैं मरने वाला हूँ, उसके अलावा मेरे पास मतलब कहीं एक मतलब ब्रैकेट होता है ना उसमें, जिसमें टरबाइन टाइप की होती थी उसमें। अब उसने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और लास्ट में इंसान क्या करता है? ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है, अपने देवी देवताओं को याद करता है, अपने पूर्वजों को याद करता है, हे भगवान मुझे बचा ले, या अपने माता जी को, जो भी इष्ट को वो मानता हो उसको याद करता है कि मुझे ये कर दे, वो कर दे, मैं तेरे सवा पर कोई चढ़ाऊंगा, वो करूंगा। और वो शक्ति फिर वहां आकर के किसी न किसी रूप में उसको जरूर बचा देती है। फिर अपन करते हैं यार भगवान की कृपा से बच गया मैं तो आज। या कहीं अपन चलते हैं और कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गया यार, अरे यार आज भगवान ने बचाया। तो ये क्या है? अपने शब्दों में आ रहे हैं ना आज
तो बिल्कुल आध्यात्म का तो बहुत कुछ भारत देश से नाता है, और बिल्कुल आध्यात्म के बिना अपन अधूरे हैं। जी आध्यात्म के बिना अपन अधूरे हैं, इसलिए अपन आध्यात्म तो अपना जीवन का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए अपने इंसान के, क्योंकि अपने भगवान, अपने इष्ट जो भी हैं, जैसे भी अपनी भावना के अनुसार अपन जो जी कर सकते हैं, कोई व्रत करता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई भंडारा करता है। हम्म, ईश्वर ये नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, ईश्वर बिल्कुल को, ईश्वर कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगता है, उनको तो प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, और जी उसके बदले में ईश्वर अपने को क्या क्या देता है, जो बिल्कुल अनगिनत चीजें हैं। सही तो ईश्वर शक्ति मैं खुद मानता हूँ चीज को, जी और मेरे जीवन में तो बहुत कुछ बदलाव हुए इस ईश्वर शक्ति की वजह से। जी मैं भी कई बार अपने गांव में धुलाई में हनुमान जी का मंदिर है, कुंड के हनुमान जी के नाम से जानते हैं उनको। तो हम छोटे थे उस टाइम पे भी हर मंगलवार को झंडा घुमाया करते थे गांव में, और हर मंगलवार को झंडा फेरी करते थे, और फिर बच्चे लोग सब मतलब झंडा लेके वहां में जाते थे। तो गांव के लोग कोई पैसे दे देते थे, कोई अनाज दे देते थे, तो फिर क्या है उसकी हम प्रसाद वगैरह, वो नाज वगैरह पैसे सब देख करके दुकान पे, और वहां से प्रसाद से गुड़ है, घुंगड़ा है, चने वगैरह जो वो लेकर के और प्रसाद हनुमान जी के यहाँ जाते थे। फिर झंडा वहां लगाते थे पूरे गांव में घुमाने के बाद, और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे, आरती करते थे। उसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद सभी लोग जो वहां से वितरित होते थे, वहां से मतलब विसर्जन हो जाते थे, चले जाते थे अपने घर पे। तो मेरे कभी भी कोई भी समस्या आती थी तो मैं उसको याद करता हूँ कि यार भगवान मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो हो सकता है मेरे को 2-4 दिन में ऐसा लगता है कि भगवान ने सुन ली और मेरा काम हो जाता है। जी जी तो मैं तो इस चीज को बहुत बड़ा मानता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच मुकेश जी सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका इसके लिए हमारे हृदय से आभार। एंड बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः एक बार और देना चाहूंगा कि आपने नेक कार्य शुरू किया है, और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार आपका भी कि आप इसी तरह के जीवन में कुछ लोग बच्चों को, लोगों को मोटिवेट करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी मुकेश जी की कहानी आपके सामने। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, संगति का चयन समझदारी से अगर हो और सीखने की लगन हमारे मन में हो तो हमारा लक्ष्य हमें जरूर हासिल हो ही जाता है। और अध्यात्म के बिना हम अधूरे हैं, भगवान के बिना हम अधूरे हैं। सदैव भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ आज इतना ही। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को। आगे आने वाले अमेजिंग इंटरव्यूज को देखने के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, और कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए अति आवश्यक हैं। लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, मेरे इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।